डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टेसिस। तो आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का भी सेकंड पार्ट जो स्पेसिफिकली एंजाइम्स के ऊपर है। ओके, सो आज अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है आप जरूर देखें, वो मैंने कल अपलोड कर दिया था। तो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो और क्विक रिवीजन करना है तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल सी द वीडियो। सो पहले ही हमने बोल दिया है कि बायोमोलिक्यूल्स का जनरल सब क्या होता है, क्या है बायोमोलिक्यूल्स, क्या है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में सब कुछ हो गया है। ओके, सो फर्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता ही रहता है। मेटाबॉलिज्म्स मींस डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड आफ्टर दैट मेटाबॉलिक जो भी मेटाबॉलिज्म में प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो दैट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, राइट। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है रोल प्ले कर रहा है मेटाबॉलिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स लाइक carbohydrate, protein, fats, nucleic acids, all are primary metabolites, right? And we are already learned about secondary metabolites in our previous lesson. So this is metabolism. That means कोई भी living organisms में केमिकल रिएक्शन होते ही रहते हैं एंड मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो यहाँ पे कोई भी जो एक एक रिएक्शन है इसको हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे बोल सकते हैं कि एक रिएक्शन ब्रेक डाउन होके डिफरेंट दूसरे प्रोडक्ट फॉर्म किया या फिर कोई प्रोडक्ट इकट्ठे होके कोई कम्प्लेक्स फॉर्म किया। सो ऑल आर मेटाबॉलिक पाथवे। सो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इकट्ठे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एट ए टाइम होता रहता है। सो दीज आर मेटाबॉलिक पाथवे एंड ये मेटाबॉलिक पाथवे कभी लीनियर हो सकता है, कभी साइक्लिक हो सकता है एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, सो कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे सिंगली काम नहीं करता है। तो सारे जो केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म्स के रिएक्शंस है वो सारे इकट्ठे काम करता है। सो ये एक ट्रैफिक की तरह होता है, लेकिन इस ट्रैफिक में हेल्दी कंडीशन में कोई भी मिसअप नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज है। तो ये एक्चुअली हम इसको ट्रैफिक की तरह अगर इसके साथ अगर हम करें कंपेयर तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक ट्रैफिक है जो कभी भी कोई भी क्रैशेस यहाँ पे नहीं होती। सो दीज आर मेटाबॉलिक पाथवेज एंड दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। नाउ दिस मेटाबॉलिक पाथवे हमेशा हमारे अंदर बॉडी के अंदर होता ही रहता है। डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे हमेशा चलते ही रहते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस मेटाबॉलिक पाथवे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। Okay, so there are two types of metabolic pathway that are catabolism and number two is एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन होके सिंपल फॉर्म में कोई दूसरे प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रोडक्ट जब ब्रेक डाउन होता है सो दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक पाथवे। एंड व्हाट इज एनाबॉलिक पाथवे? एनाबॉलिक पाथवे में डिफरेंट सिंपलर प्रोडक्ट इकट्ठे होके कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक पाथवे। सो मेटाबॉलिक पाथवे भी दो टाइप के होते हैं, दैट इज कैटाबॉलिक पाथवे एंड एनाबॉलिक पाथवे। सो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मेटाबॉलिज्म का जो भी पाथवे है उसमें कोई सारे ही पाथवे कैटालिसिस मीडिएटेड है, ठीक है। सो इसमें कोई ना कोई कैटालिसिस काम करता है। सो कैटालिसिस क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है कि कैटलिस्ट वही है जो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करता है, राइट। सो ये जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैटलिस्ट का काम करता है दैट इज एंजाइम। ओके, सो कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे विदाउट एंजाइम मीडिएटेड नहीं होता है। सब में ही सारे मेटाबॉलिक पाथवे में एंजाइम्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।
राइट नाउ ये जो कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवे है एंड ये सब कुछ में कुछ एनर्जी वेस्ट होगा, वेस्ट नहीं मतलब एनर्जी यूज होगा, एंड कुछ पाथवेज ऐसे हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगे। ओके राइट, सो ये सारे में ही एनर्जी करेंसी जो है दैट इज एटीपी, दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एनर्जी करेंसी जो सारे मेटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी सप्लाई का काम करता है। Got it? नेक्स्ट इज व्हाट इज लिविंग स्टेट। सो कोई भी अगर हम कोई केमिस्ट्री के कोई भी रिएक्शंस की बात करें, सो कोई भी रिएक्शन ऐसा होता है कि जल्दी ही वो कोई इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। राइट, सो स्टेडी स्टेट मीन्स इक्विलिब्रियम आ गया जिसमें वो इनएक्टिव हो जाता है, रिएक्शन इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन लिविंग स्टेट में स्टेडी स्टेट ही है नॉन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब हमें यही करना है कि लिविंग स्टेट में कोई भी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में ना पहुंचे। ठीक है, सो ये नॉन इक्विलिब्रियम एक स्टेट है जो ही ये पूरे लिविंग सिस्टम को हमेशा परफॉर्म कराता रहता है। सो लिविंग स्टेट में जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है दैट इज द स्टेडी स्टेट। दिस स्टेट में ही लिविंग स्टेट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। सो लिविंग स्टेट में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता है। गॉट इट? नेक्स्ट इज, सो ये सारे मेटाबॉलिक पाथवे में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज एंजाइम। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एंजाइम्स। ओके, सो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिसका कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंजाइमेटिक और कैटालाइटिक एक्टिविटी है। ओके, सो दिस टाइप से दे आर मेनली प्रोटीन्स एंड सारे एंजाइम्स का एक इनएक्टिव फॉर्म होता है जिसको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। इसका मतलब इट इज अ इनएक्टिव फॉर्म। एंड जब पूरा एनवायरनमेंट या सारे फैक्टर्स ठीक ठाक हैं इस टाइम पे ये एंजाइम्स इनएक्टिव से एक्टिव हो जाते हैं एंड अपना कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। नाउ इसका मतलब क्या है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। राइट, सो एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शंस भी है लाइक राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या है? दे आर न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव सम कैटालाइटिक एक्टिविटी इन इट। ओके, सो राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियेज पी हो गया, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज हो गया। सो दीज आर not proteins but they are enzymes. Okay, and जो inactive form मैंने बोला है इसको प्रोएंजाइम भी बोलते हैं एंड जाइमोजेन भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, सो दे एंड एंजाइम्स क्या करते हैं? कोलाइडल स्टेट में रहते हैं। ओके, सो दिस इज मेनली एंजाइम। सो इसका काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम? सो एंजाइम का काम है कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करना। ओके, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम करता है एंजाइम्स। नाउ ये जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल H2O, कार्बनिक एनहाइड्रेज इज द पर्टिकुलर एंजाइम एंड फाइनली कार्बनिक एसिड फॉर्म करता है H2CO3। ओके, सो ये एक रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही रहता है एंड इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है ये काम करता है। सो ये कितना काम करता है? अगर यही रिएक्शन हम विदाउट एंजाइम करें तो ये 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 फॉर्म करता है एक आवर में। ओके, 200 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। लेकिन इसमें ही अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दे दे सो ये 600,000 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो मैं ऐसे ही 100 में ही बताया ताकि आप लोगों को टाइम कितना टाइम्स है इसका कुछ अंदाजा लगे। तो 200 मॉलिक्यूल्स बनते थे, वहां पे 600,000 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इतना टाइम्स वो ज्यादा इस रिएक्शंस को स्पीड अप करता है कोई भी एंजाइम। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंजाइम अगर हम एक केमिकल रिएक्शंस का रेट पता करें, रेट मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम में कितना यूनिट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। सो रेट इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कितना यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में। ओके, सो दिस इज रेट। इसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन का रेट या फिर वेलोसिटी इसको बढ़ा देता है एंजाइम। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम
ये रिएक्शन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज अगर सोचो कोई इसका मैकेनिज्म के बारे में बात करें, मतलब हाउ डू दिस एंजाइम्स वर्क। ओके, सो ये कैसे काम करता है। सो इसका मेन काम क्या है कि इसका कोई हर पर्टिकुलर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है। सो पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, दैट इज एंजाइम प्रोडक्ट complex. Now soon this product will be get released and finally enzyme भी अलग हो जाता है, प्रोडक्ट भी अलग हो जाता है। ठीक है, सो मैंने एंजाइम रिएक्शंस पहले बता दिया कि एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है, फिर फॉर्म करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड देन इसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होता है जिसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड ये एंजाइम्स के साथ लगा हुआ ही रहता है। सो दिस स्टेट इज ऑल्सो ट्रांजिएंट एंड फाइनली कुछ देर के अंदर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है, एंजाइम को भी रिलीज कर देता है। सो दिस इज एंजाइमेटिक रिएक्शन। नाउ ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस में ये जो काम होता है, मतलब टर्नओवर होता है, इसमें एंजाइम्स कुछ एफिशिएंसी दिखाता है। इसका मतलब है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके कितनी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है या फिर कितना फास्ट प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज द एफिशिएंसी। नाउ हर एंजाइम्स के अंदर एक एक्टिव साइट होता है, जिस एक्टिव साइट में एंजाइम जाके बाइंड होता है। ठीक है, सो हर एंजाइम्स का पर्टिकुलर एक्टिव साइट है जिसमें इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंड एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। राइट, नाउ इसमें फाइनली जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर सबस्ट्रेट से कम हुआ तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें बाहर से कोई भी एनर्जी जरूरी नहीं है उसको फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगेन अगर ये एंडोथर्मिक भी हुआ, लेकिन दोनों में ही एक्टिवेशन एनर्जी की बहुत जरूरी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये हम इस ग्राफ से अच्छे से पता कर सकते हैं, दैट इज दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड इट इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ यहाँ पे है सबस्ट्रेट एंड यहाँ पे है प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं लिखना पॉइंट करना भूल गई हूँ। सो यहाँ पे है प्रोडक्ट P, सो एट द एंड ऑफ दिस इज P। नाउ यहाँ पे ये सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट रिएक्शंस हो रहे हैं एंड फाइनली ये एक ट्रांजिशन स्टेट में गए। सो ट्रांजिशन स्टेट इज व्हाट, ES एंड EP इज द ट्रांजिशन स्टेट में गया और यहाँ से फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म किया। ठीक है, सो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट को अपना पोटेंशियल एनर्जी जो इस डॉटेड लाइन में था, यहाँ से इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच सके। Got it? So इसका मतलब this much of activation energy is required for completion of the particular reaction, right? So ये जो इतना energy required है, this is called activation energy, and this much activation energy is required without an enzyme. लेकिन यही रिएक्शन में अगर हम लोग एंजाइम्स के साथ करें तो सबस्ट्रेट को बस यहाँ तक पहुंचने में ही उसके पास ट्रांजिशन स्टेट आ जाए। Okay, so this is activation energy with enzyme. So this much. So this is the mechanism of enzyme. That means enzymes mainly क्या करता है, कोई भी particular reaction का activation energy को लो कर देता है, मतलब activation energy in the presence of enzyme बहुत कम होता है। That's why बहुत जल्दी वो transition state में पहुंचेगा and reaction का progress उतना फास्ट होता जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच ऑल एंजाइम्स आर वर्किंग, right? And what is enzymatic reaction? This is the enzymatic reaction. There are 4 different steps in enzymatic reaction. Number 1 is enzymes को substrate के साथ bind करना है, कहाँ पे, एक्टिव साइट में।
ठीक है। तो हर एंजाइम के साथ कहीं पे भी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, इसका पर्टिकुलर एक्टिव साइट है जिसमें ही वो बाइंड कर सकता है। नंबर 2 इज फाइनली वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। नंबर 3 स्टेप इज इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा एंड फाइनली एक ट्रांजिशन स्टेट दैट इज ईपी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा एंड लास्ट स्टेप्स में प्रोडक्ट अलग रिलीज हो जाएगा एंड एंजाइम अलग रिलीज हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म एंड दिस इज द एंजाइम नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स। तो इसमें बहुत से एंजाइम, कोई भी एंजाइम के जो रिएक्शंस होते हैं या एंजाइम्स जो काम करते हैं उनका एफिशिएंसी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज पीएच, नंबर 3 इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, नाउ कैसे टेम्परेचर के साथ एंजाइम लिंक्ड है? नाउ एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। ओके, सो प्रोटीन्स हमें पता ही है कि हाई टेम्परेचर में डीनेचर हो जाते हैं, इसका जो पिप बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। सो ये हाई टेम्परेचर में काम नहीं कर सकता, इसका मतलब वो एंजाइम अपना एंजाइम रहेगा ही नहीं, तो वो कैसे काम करेगा? तो हाई टेम्परेचर में ये नहीं काम करता। लो टेम्परेचर में भी उसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट कम हो जाता है, दैट्स वाई लो टेम्परेचर में भी वो काम नहीं करेगा। तो इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एनिमल इन cells is almost 30 to 40 डिग्री and in case of plants is 20 to 30 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर ही हर एंजाइम्स का यही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें वो सबसे अच्छे से काम कर सकता है। ओके, नाउ अगर 45 से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो एंजाइम एक्टिविटी धीरे धीरे अप टू 30 to 40 डिग्री टेम्परेचर तक, इसका जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर इसका एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा, मतलब सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसके बाद जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ वो बढ़ेगा नहीं, इवन वो कम होता जाएगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसका बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, तो फाइनली एंजाइम डीनेचर हो जाएगा एंड एंजाइम एक्टिविटी कम होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एंजाइम एक्टिविटी, जो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे वो तब उतना ही घटेगा। सो दोनों टेम्परेचर का एक ऑप्टिमम temperature level है। So this is up to 30 to 40 degree centigrade for animals and 20 to 30 for plants. Now in case of pH also, pH में भी एक optimum pH है जो more or less neutral pH जो है उसमें ही सारा enzymes अच्छे से काम करता है, लेकिन इसका कोई exception भी है। कोई जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एंजाइम है जो एसिडिक एंड अल्कलाइन और अल्कलाइन कंडीशन में अच्छे से काम करता है। सो पीएच में भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन इसका भी एक रेंज है। नेक्स्ट, कोई जो टेम्परेचर की बात करें तो कोई एंजाइम ऐसे ही है दोज आर थर्मोस्टेबल, जिसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो मोर देन 45 है। ठीक है, सो ये मेनली वो एंजाइम्स है जो उस ऑर्गेनिजम्स में मिलता है जो ऑर्गेनिज्म खुद टेम्परेचर रेजिस्टेंट है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम्स हम निकालते हैं मेनली दैट इज Taq polymerase etc. So they are using in different type of research work. So यहाँ पे ये enzymes high temperature में भी stable रहते हैं। Okay, so this is about pH and temperature. Next is next is substrate concentration. So substrate concentration जितना हम बढ़ाएंगे up to certain limit, एंजाइम का जो एक्टिविटी है उतना बढ़ता जाएगा। ओके, सो क्या होता है कि लेकिन एक पॉइंट के बाद उसमें सैचुरेशन आ जाता है। सो ये है हमारा वो ग्राफ जिससे हम ये समझ सकते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा और इधर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने से पहले वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड एक लिमिट में आने के बाद उसका सैचुरेशन लेवल आ जाएगा एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी मैक्सिमम।
राइट, वेलोसिटी मैक्सिमम। सो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एंजाइम का कंसंट्रेशन हमेशा सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से कम ही होता है, और एंजाइम्स में जो एक्टिव साइट्स हैं, अगर सारे एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गया तो इसका मतलब कोई भी फ्री साइट ही नहीं है एंजाइम्स का, ताकि वो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सके एंड एंजाइम्स को एंड एक्टिविटी रिएक्शंस को बढ़ा सके, वेलोसिटी को बढ़ा सके। सो अगर पूरा सैचुरेशन मतलब हर एंजाइम्स के जितने मॉलिक्यूल्स है सबके ही एक्टिव साइट्स सबस्ट्रेट से भर चुके हैं, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज सैचुरेशन, एंड ये होता है कहाँ, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम। ओके, सो इसके लिए माइकलिस एंड मेंटेन, दो साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट इन्वेंट किया था ये ग्राफ। सो दिस ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। एक इक्वेशन किया था डिफर, जिसमें क्या किया था कि इसमें ये होता है वी मैक्स एंड इसमें के एम, मतलब ये एक कांस्टेंट। सो द रिएक्शन इज गोज लाइक दिस, वी मतलब कोई भी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, कोई भी टाइम पे कोई भी रिएक्शन का वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी मैक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ s डिवाइडेड बाय km, दैट मीन्स माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट प्लस concentration of substrate. So this is called Michaelis Menten equation. So इतने डिटेल में नहीं जाना है, बट इस फिगर में जो के एम मेंशन किया हुआ है दैट इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ओके, सो इसको हम बोलते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, एंड इट इज द कंसेंट्रेशन, इट इज द सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन टू प्रोड्यूस वी मैक्स बाय 2, मतलब जिसमें हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचे जिस सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन में, इसको हम बोलेंगे के एम और माइकलिस मेंटेन constant. Okay, so this is about substrate concentration. So these three factors बहुत important है enzyme reaction के लिए, enzyme action के लिए. Okay, next is inhibition of enzyme action. So कोई भी enzyme action inhibit हो सकता है कोई दूसरे chemical compound के presence से, and these chemical compounds are called inhibitor. So these inhibitors जो केमिकल एक रिएक्शंस है उसमें पर्टिकुलर एंजाइम काम कर रहे हैं, एंड कोई इनहिबिटर आया जो एंजाइम की एक्शन को एकदम इनहिबिट कर देगा, ठीक है। सो ऐसे जो इनहिबिशन होता है, ये मेनली 3 टाइप के इनहिबिशन होते हैं। वन इज रिवर्सिबल इनहिबिशन, जो इनहिबिशन हुआ लेकिन वो रिवर्सिबल है, मतलब वो सब एंजाइम के कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ा देने से वो फिर से ठीक हो जाएगा। सो दैट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन इज दैट जिसमें बॉन्ड में कुछ चेंज हो गया है एंड वो इरिवर्सिबल है, मतलब जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओ सबस्ट्रेट का कुछ नहीं होगा, वो एंजाइम बंद, एक्शन इनहिबिट हो चुका है। Okay, so depending upon the type of inhibition, enzyme inhibition 3 टाइप के होते हैं, competitive inhibition and non-competitive inhibition and allosteric inhibition. Okay, incompetitive inhibition. Now competitive inhibition ये reversible है, इसमें क्या होगा कि कोई भी सबस्ट्रेट से रिलेटेड और इसके स्ट्रक्चर जो है उससे रिलेटेड है इनहिबिटर का स्ट्रक्चर, तो एक कंपटीशन हो जाएगा सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के अंदर। दैट्स वाई एंजाइम्स के बहुत सारे एक्टिव साइट्स में इनहिबिटर बैठ जाएंगे एंड वेलोसिटी कम हो जाएगा। सो दिस इज कंपिटिटिव इनहिबिशन। यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएं तो इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि एंजाइम्स के सारे साइट्स में बस इन सबस्ट्रेट ही घुसे एंड वो रिवर्सिबल है, इसलिए फिर से वापस आ सकता है उसका एक्शन। नेक्स्ट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें इनहिबिटर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम एट ए साइट अदर देन द एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट में नहीं, ये दूसरे कहीं पे कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स के साथ ऐसा कोई बॉन्ड फॉर्म कर लिया है जिसमें एंजाइम्स का एक्शन कम हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज इरिवर्सिबल एंड दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड नॉन कम्पिटिटिव। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक्टिव साइट में भी लेके कोई कंपटीशन नहीं है, ये दूसरे की कोई साइट में जाके बंद गया है। नेक्स्ट इज इनकम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन।
इसमें क्या होता है कि कोई भी इनहिबिटर बाइंड किया है एंजाइम्स के स्पेसिफिक साइट में अदर देन एक्टिव साइट में नहीं, दूसरे साइट में बाइंड किया है, लेकिन कोई कंफर्मेशनल चेंज कर दिया है एक्टिव साइट में जिसके लिए एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो एंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव साइट टू अफेक्ट द सबस्ट्रेट बाइंडिंग. सो एलोस्टेरिक चेंज किया है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन. ओके. Okay, so this type of inhibition is called allosteric inhibition. So these are three different type of inhibition. ओके, नेक्स्ट क्या बाकी रहता है? नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर. जो ये हमने इनहिबिशन एंजाइम्स के बारे में बात किया, सो ये एंजाइम्स कौन से टाइप के रिएक्शंस में काम करता है इसके ऊपर डिपेंड करके इनका नोमेनक्लेचर अलग अलग है. जैसे नंबर 1 इज ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज. सो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इसमें, डिहाइड्रोजनेशन इसमें हेल्प करता है. सो दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज. इसमें कुछ ऑक्सीडेजेस भी है लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजनेज भी है जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एंड रिडक्टेज भी है जैसे नाइट्रेट रिडक्शन. ओके, सो यहाँ पे ये एंजाइम, ये रिएक्शंस को देखियो कि जहाँ पे S रिड्यूस्ड है, S प्राइम ऑक्सीडाइज्ड है, एंड पर्टिकुलर एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये S ऑक्सीडाइज हो गया, S प्राइम रिड्यूस्ड हो गया. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन एक्टिविटी शो करता है ये एंजाइम. ऑक्सीडेशन करता है या फिर रिडक्शन करता है या फिर डिहाइड्रोजनेशन करता है. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज. ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज. इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है. ओके, सो दिस एंजाइम्स आर कॉल्ड ट्रांसफरेज. तो यहाँ पे S G है एंड S प्राइम है, तो ये क्या हुआ कि S को अलग कर दिया एंड S प्राइम के साथ G ग्रुप को ऐड कर दिया. दैट मीन्स G ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू S प्राइम. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांसफरेज एंजाइम. नेक्स्ट इज हाइड्रोलेजेस. यहाँ पे हाइड्रोलेजेस में इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करता है. ठीक है, सो दिस एंजाइम्स आर कैटलाइज स्प्लिटिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल्स बनता है. सो बाय एडिशन ऑफ वाटर, दैट मीन्स हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड के थ्रू ये करता है काम. तो इसका एंजाइम्स का, और इसमें कौन से टाइप के बॉन्ड फॉर्म करता है लाइक एस्टर और ईथर और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ये सब फॉर्म करता है. एंड एग्जांपल इज एमाइलेज, सुक्रेज और लैक्टेज एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज लाइएज. यहाँ पे अदर देन हाइड्रोलिसिस कोई दूसरा मैकेनिज्म से ये ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स करता है. ओके, एंड सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लाइज. देखो यहाँ पे XCXY जो ये कंपाउंड है, इसमें से ये ग्रुप को अलग कर दिया एंड C के अंदर डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया. सो दिस इज ऑल्सो कैटलाइटिक एक्टिविटी दिखा रहा है जिसमें ये कैटलाइज कर रहा है एक रिएक्शंस को एंड ये ब्रेक डाउन हो रहा है बट अदर देन हाइड्रोलिसिस. ओके, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ के दूसरे कुछ मैकेनिज्म में करता है, दैट इज लाइएज. नेक्स्ट इज आइसोमरेज. आइसोमरेज में आइसोमेरिक कंपाउंड ही फॉर्म होता है. दैट मीन्स रीअरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स करके दूसरा एक कंपाउंड फॉर्म करता है जो एंजाइम्स, दे आर आइसोमरेज. इसमें भी आइसोमरेज एंजाइम्स भी है, एपिमरेज एंजाइम्स भी इसके अंदर आता है, म्यूटेजेस एंजाइम्स भी इसके अंदर आता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स. नेक्स्ट इज लाइगेजेस. सो ये मेनली जुड़ता है, दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा. सो दिस एंजाइम कैटलाइजेस द जॉइनिंग ऑफ टू सबस्ट्रेट molecules by utilizing the energy from hydrolysis of ATP. ओके, सो दिस ये ज्वाइनिंग ऑफ C कार्बन एंड ऑक्सीजन और कार्बन एंड सल्फर एक्सेट्रा, सो ये जुड़ता है. सो दे आर एक्टिंग लाइक अ ग्लू. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लाइगेसेस. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स. नेक्स्ट इज कोफैक्टर. ओके, सो कोफैक्टर क्या है? कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी कोई एंजाइम्स के साथ होता है जो इसका एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड कोफैक्टर्स.
नाउ ऐसे कोई एंजाइम्स में जिसमें कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है एंड कोई प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलेंगे कोफैक्टर एंड प्रोटीन पार्ट को हम बोलेंगे एपो एंजाइम्स। ओके, नाउ ये जो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है ये 3 टाइप के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एपो एंजाइम्स के साथ बहुत टाइटली अटैच्ड होता है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड फॉर एग्जांपल इन peroxidase and catalases which catalyze breakdown of hydrogen peroxide to water and hydrogen, heme is the prosthetic group. Okay, so heme is the prosthetic group and it is a part of the active site of the enzyme. Okay, next is coenzyme. कोएंजाइम भी नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एपोएंजाइम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन बहुत लूजली, ट्रांजिएंटली, जैसे ही काम हो गया वो खुल जाते हैं एंड दूसरे एंजाइम्स के साथ भी सेम कोएंजाइम बाइंड करके उनका एक्टिविटी को दे सकता है, ठीक है, मतलब उनकी एक्टिविटी में रोल प्ले कर सकता है। सो कोएंजाइम्स आर NAD एंड NADP कंटेन इन विटामिन नियासिन और कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट मीन्स NAD। ओके, सो ऑल दीज आर कोएंजाइम्स। नेक्स्ट इज मेटल आयंस। तो कोई कोई एंजाइम्स में कुछ मेटल आयंस भी होते हैं जो एज ए कोफैक्टर काम करते हैं। सो दीज मेटल आयंस आर वेरी मच रिक्वायर फॉर देयर एंजाइम एक्टिविटी एंड जिंक इज द कोफैक्टर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सो दिस इज द एंजाइम एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। नाउ यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगी जो एंजाइम रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे, जो यहाँ पे पढ़े थे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू रिवर्सिबल इज इक्वल एंजाइम सबस्ट्रेट देन EP एंड देन फाइनली E प्लस P। यहाँ पे 2 मॉडल होता है, दैट इज लॉक एंड की मॉडल। मतलब कोई भी एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट जस्ट बैठ गया, जस्ट मीन्स लॉक एंड की के जैसा बैठ गया एंड एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, एंड फाइनली एंजाइमेटिक रिएक्शन है। सो दैट इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल एंड अनदर इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल, जिसमें एंजाइम्स में 2 साइट होते हैं, एक तो एक्टिव साइट, एक है इसको इंड्यूस करने का दूसरा एक साइट भी होता है जिसमें सबस्ट्रेट बैठते हैं एंड एक्टिव साइट को इंड्यूस करते हैं ताकि वो फिर से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सके। सो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल। सो ये 2 टाइप के बाइंडिंग देखा जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस में। ओके, so I think I have completed all each and every part. Okay. Okay, so this is a quick revision portion. So बाकी आप लोगों को जो आपका NCERT का बुक है उसमें मैंने एक वीडियो डाला है कि कैसे NCERT की बुक से आप पढ़ सकते हो, उसको जरूर देखिए और ऐसे ये वाला चैप्टर प्रिपेयर करें, ठीक है, NCERT बुक से ही प्रिपेयर करें एंड इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का बायोमोलिक्यूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो कल हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसको डिस्कस करेंगे एंड उसमें जो पार्ट आप लोग देखोगे कि NCERT के बुक में नहीं है वो पार्ट अपने बुक में जाके राइट कर लेना है मेंशन करके एंड आप तो चाहो तो ब्लू स्टिकी नोट्स में लिख के ज्वाइन कर लो बुक में ही, ताकि बुक में ही सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ रहे ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन के टाइम में दूसरा कुछ बुक रेफर ना करना पड़े। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू Estasis and we will meet in our next video.